हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एचएससी कैंपस में। तो हम आज बात करने वाले हैं मैथ्स मॉडल सेट क्लास 10th का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे सामने जो पहला प्रश्न है, पहला क्वेश्चन है कि 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो आप सबसे पहले 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो यहाँ 2 से देंगे 156 78 बार में जाएगा, फिर 2 से हम यहाँ देंगे तो 39, 3 से देंगे तो ये 13 बार में। आप जानते हैं अभाज्य गुणनखंड हम लोग कैसे करते हैं। तो मेरे सामने आया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। तो इससे हमारा जो ऑप्शन बन रहा है वो ऑप्शन बन रहा है पहला का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, जहां आप देखेंगे, आपको याद है जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के लिए जो थ्योरम है 1.1 में इसके बारे में बताया गया है। तो यह आप जानते हैं, जैसे आप कोई भी नंबर को जब आप डिवाइड करते हो तो ये बात तो आप जानते हैं कि वो सदैव या तो उसका शेषफल जो होता है वो जिस संख्या से आपने भाग दिया है उससे सदैव छोटा मिलता है या 0 के बराबर मिलता है। तो आप थ्योरम के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 7√5 कैसी संख्या है। 7√5 कैसी संख्या है। तो याद रखेंगे 7 यहाँ पर परिमेय संख्या है और √5 ये अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों नंबर का जो यह प्रोडक्ट तैयार हुआ है यह एक अपरिमेय संख्या देगा। तो 7√5 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 4 प्रत्येक भाज्य संख्याओं का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना होता है। तो इसका ऑप्शन होगा अद्वितीय। ये आपके बुक में एकदम से थ्योरम के बेस पे लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन होगा बी। अगले वाले क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है y = px का ग्राफ दिया गया है तो बहुपद px के शून्यकों की संख्या। तो बहुपद px के शून्यक निकालने के लिए आपको बस ज्ञात करना है कि कितने बार ये पॉइंट को काटा है। तो देखिए टोटल ये 3 बार काटा है, तो सीधे सीधे इसका आंसर हो जाएगा 3, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बहुपद x² - 15 के शून्यक हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, x² - 15 = 0 कर देंगे। देखें, अगर हम इसे x² माइनस को उधर कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और x बराबर जब हम इसमें रूट चढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 15। अब देखें, जब भी हम किसी का वैल्यू निकालते हैं तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर का वैल्यू हमें 2 चीज़ हो गई, यानी प्लस और माइनस। तो यहाँ हमारा हो जाएगा x का वैल्यू एक बार प्लस √15 और एक बार हो जाएगा माइनस √15, यानी कि हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा +15 - 15, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी। आप चाहें तो इसे दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, √15 का होल स्क्वायर करके भी आप इसे बना सकते हैं। a² - b² पर लेकर के भी इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। दोनों स्थिति में आपके आंसर सेम आएंगे। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द्विघात बहुपद x² - 7x + 2 के शून्यकों का गुणनफल क्या है। शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा। हम जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, c/a। आप ये भी जानते हैं कि कोई भी जो रैखिक समीकरण होता है वह ax² + bx + c = 0 के फॉर्म का होता है। तो आप इस वाले जो समीकरण है इसको आप इस समीकरण के साथ कंपैरिजन करेंगे तो c की जगह पर क्या देखेंगे, 2, और x यानी कि x के आगे में जो कोफिशिएंट है वो कितना है, 1 है। तो यानी अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जिससे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन होगा सी। इसका होगा सी, यानी कि 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 में यदि a1/a2 = नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो निम्न में से कौन सा कथन होगा, है ना। तो इस स्थिति में हमारे होंगे अनेक हल, एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन होगा ए। आगे आते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है x + y = 14, x + y = 14, x - y = 4। तो हल ज्ञात करें। आप इसे y काट देंगे तो आपके पास हो जाएगा 2x और इसे जोड़ेंगे
तो 14 और 4 हो जाएगा 18। यहाँ हम सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा 9। जब x की वैल्यू को आप इसमें रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 9 + y = 14, और y की वैल्यू 14 में से हम 9 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो होगा 5, यानी x की वैल्यू हो गई 9 और y की वैल्यू हो गई 5। तो 9,5, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है रैखिक समीकरण युग्म असंगत है तो आलेख की रेखाएं। तो जब ऐसा सवाल हो तो इसका आंसर सीधे सीधे हो जाएगा समांतर होगी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन होगा ए। अगला सवाल कहता है निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है। तो आप जानते हैं कि द्विघात समीकरण जो होता है वह ax² + bx + c = 0 के जैसा होता है ना, यानी कि द्विघात समीकरण को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि x² होना चाहिए। तो जब आप पहला वाला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो देखते हैं कि x से x में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा x², और इधर भी x² है तो दोनों कट जाएंगे, तो यानी कि पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन पर बात करेंगे तो यहाँ भी a + b का होल स्क्वायर दिया हुआ है, इसको भी आप ब्रेक करेंगे तो x² तो मिलेगा, और अगले वाले में भी इधर भी x² है तो यहाँ भी कट जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी तो होगा नहीं। जब आप ऑप्शन सी को देखेंगे तो ऑप्शन सी में आपके पास जो मिलेगा उसमें क्या होगा कि ऑप्शन सी में जो है वहाँ पर भी आप देखें, ऑप्शन सी में क्या कह रहा है कि a + b का यहाँ भी होल स्क्वायर है और यहाँ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर नहीं आएगा ना। इसका मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन होगा सी ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल वास्तविक एवं असमान या भिन्न हो। तो जब आप जानते हैं कि d = 0 होता है तो मूल वास्तविक तो होते हैं तथा समान होते हैं ना, और जब <0 होते हैं तो वास्तविक नहीं होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन होगा सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है द्विघात समीकरण x² + bx + c = 0 का विविक्तर d होगा। तो इसके लिए सीधे सीधे फार्मूला है d = b² - 4ac, यानी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन होगा ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है यदि d < 0 हो तो इनमें से मूल क्या होगा, इनमें से मूल क्या होगा ना। तो यहाँ पूछ रहा है क्या काल्पनिक होगा, वास्तविक और समान होगा, वास्तविक और असमान होगा। तो जब d का मान < 0 होता है तभी वह वास्तविक होता है। तो इसके क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है निम्न में कौन एपी है। तो एपी हम किसे कहते हैं, जिसमें सार्वंतर यानी डी की वैल्यू सदैव बराबर होगी तो हम मान लेंगे कि वह एपी में है, अन्यथा वह एपी में नहीं है। तो इन क्वेश्चन को आप सब सॉल्व करेंगे तो देखेंगे, जैसे हम पहले वाले क्वेश्चन को देखेंगे तो पहले वाले क्वेश्चन में हम 4 में से 2 घटाएंगे तो मुझे 2 मिलेगा, जबकि 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 मिलेगा, यानी कि ये और ये डी का मान अलग अलग आ रहा है, तो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। जब दूसरा ऑप्शन को देखेंगे, दूसरा ऑप्शन में -1 करेंगे तो कितना आ गया -2। एक चेक कर लेते हैं, फिर एक और चेक करते हैं, -3 -1 तो कितना आ जाएगा -3 + 1, यानी कि आ गया -2, यानी कि सार्वंतर इनका समान है। तो हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन होगा बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है एक एपी दिया हुआ है, उसके प्रथम पद यानी कि ए और सार्वंतर डी क्या होगा। तो प्रथम पद 3/2, तो 3/2 हो जाएगा, और सार्वंतर यानी कि डी निकालना है। तो डी में क्या करते हैं, एक अगले वाले टर्म से पहले वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो जब इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 - 3 -2 कैंसिल करेंगे तो -1, यानी कि 3/2 ए हो गया और -1 डी हो गया, जिसे आप देखेंगे ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 16 का, वो होगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। तो हमें 10 से एक बड़ी संख्या लेना होगा और वैसी संख्या जो 4 के पहाड़ा में आती है। तो 10 से तुरंत नज़दीक में बड़ी संख्या कौन मिलेगी, 12 मिलेगी ना, फिर उसके बाद हमें 16 मिलेगा, फिर कितना मिलेगा 20। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे ना। और 250, तो 250 तो 4 से विभाज्य नहीं है, तो हम क्या करेंगे 250 में 4 से विभाज्य करेंगे तो पता करेंगे कि कितना इसमें हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा
ना, तो हमें 2 सब्ट्रैक्ट करना होगा, यानी 250 में से 2 घटाएंगे तो 248। अब यहाँ यह जो है यह क्या है, ए का मान है, ए हमारा 12 हो गया और डी हमारा 4 है ही, और यह वैल्यू किसकी दी गई है, ए एन की वैल्यू दी गई है। तो हमें एन निकालना है ना। अगर इन सारे नंबर को हम पुट करेंगे तो हमारे पास इसका रिजल्ट आएगा, क्योंकि हम आप जानते हैं कि फार्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन कितना था हमारे पास 248, ए था हमारे पास 12, एन नहीं मालूम -1 और डी की वैल्यू कितनी थी 4 थी। इसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 248 प्लस से इधर आएगा माइनस और फिर हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 4। जब हम इसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 6 3 2 और n माइनस 1 इंटू 4। जब आप इसे ब्रेक करेंगे तो ये आपका कट जाएगा, कितना बार में कटेगा, 4 5 20, यहाँ है 3 6 36, तो 36 तो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, इसे ऐसे अच्छे से हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ 3 और कितना बार में चला जाएगा, 9 टाइम्स चला गया, इक्वल टू n माइनस 1। इसे सॉल्व करेंगे तो मुझे मिलेगा n इज इक्वल टू 59 प्लस 1 यानी कि 60। तो मुझे n की वैल्यू कितनी मिल गई, 60 मिल गई, यानी क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन होगा बी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 8, यदि DE समानांतर BC, एक आकृति दिया गया है जिसमें दिया गया है AD बराबर 3 सेंटीमीटर, AD 3 है, BD 1.5, AE दिया हुआ है, AE का मान निकालना है, और EC दिया हुआ है 1। तो आप पढ़े हैं थेल्स थ्योरम में 3/1.5 AE निकालनी है और बटे में 1 ना। तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, 1.5 से 1.5 दूना का 3, यानी AE इक्वल टू मुझे मिल गया 2 सेंटीमीटर, यानी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है 19, त्रिभुज ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं। दो त्रिभुज हैं, पहली बात की गई है ABC की, इस प्रकार हैं। BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है, एक D है जो BC का मध्य बिंदु है, क्षेत्रफलों का अनुपात। तो यहाँ हम एक त्रिभुज बना रहे हैं और इस त्रिभुज का नाम है BDE और एक और त्रिभुज है ABC। देखिए, आप जानते हैं कि ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज दिए गए हैं ना। तो समबाहु त्रिभुज अगर है तो आप जानते हो कि ABC समरूप त्रिभुज BDE होगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या हैं, समबाहु हैं। अब देखेंगे, हमने एक थ्योरम में भी पढ़ा है इसे कि अगर ये हैं समरूप है तो हम ये जानते हैं कि एरिया ऑफ ABC बटे एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू, अगर हम इस त्रिभुज के अकॉर्डिंग चले तो BC स्क्वायर बटे BD स्क्वायर। अब देखें, BC जो है हमारे पास इस पार्ट पे है, यहाँ C है, यहाँ पर B है और बीच में मेरा क्या है, D है। तो हम ये BC को हम क्या लिख सकते हैं, 2BD, बिल्कुल लिख सकते हैं 2BD, और स्क्वायर है ही तो स्क्वायर चढ़ा देंगे और नीचे में हो जाएगा BD का स्क्वायर ना। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। तो यहाँ मेरे पास क्या हो जाता, 4BD स्क्वायर बटे में BD स्क्वायर। ये हमने क्या किया है, एरिया ऑफ ABC बटे में एरिया ऑफ BDE कर लिया, क्योंकि क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे एक बार में, यानी कि मुझे मिल गया 4:1, 4:1, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन होगा सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है यदि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। पहले आप एक त्रिभुज के बारे में बात कर ले तो आप जानते हैं कि यह जो बात होती है यह कर्ण के लिए होता है। तो AC हमने ये ले लिया और B हमने यहाँ ले लिया, तो कौन सा 90 डिग्री होगा, यानी कि ऑप्शन होगा बी। ये पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से चलेगा, तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन होगा बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है बिंदु PXY की मूल बिंदु से निम्न में क्या होगा। देखें, अगर हम एक ग्राफ खींचते हैं तो इसमें आप पाएंगे कि मान लेते हैं एक बिंदु यहाँ है जो PX, Y है और यहाँ ऑरिजिन में 0, है। तो आपने पढ़ा है डिस्टेंस फार्मूला यहाँ ऑरिजिन के लिए। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर।
यानी कि x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर और ओवरऑल का रूट। तो x माइनस 0 तो x स्क्वायर हो जाएगा और फिर ये क्या हो जाएगा y स्क्वायर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पास। 22 कहता है यदि विभाजन बिंदु मध्य बिंदु है तो m1 अनुपात m2 यानी m1 और m2 के अनुपात क्या होगा। तो मध्य बिंदु की बात की गई है, तो मध्य बिंदु डेफिनेटली 1:1 में होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन होगा सी। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। तो टेन 45 का मान कितना होता है 1 होता है, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर बटे 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा 0 और यहाँ कितना होगा 2। अब समथिंग आप ये जानते हैं 0/2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा 0, यानी क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन होगा डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री का मान क्या होगा। तो आप क्या करेंगे साइन 18 को हम लिख सकते हैं ना 90 माइनस 72 बटे में कॉस 72। आप जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, यानी कॉस 72 बटा फिर क्या हो जाएगा कॉस 72 कट जाएगा कितना आएगा 1, यानी क्वेश्चन 24 का ऑप्शन होगा बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है tan a बराबर 4/3। tan a बराबर 4/3। आप जानते हैं tan का फॉर्मूला क्या होता है p/b और साइन निकालने की मुझे क्या चाहिए h, तो h निकालने के हम क्या करते हैं p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि p स्क्वायर का 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25, रूट 25 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 ना। तो साइन ए बराबर क्या होता है साइन ए बराबर p/h। तो p का मान हमने कितना रखा है 4 और h का मान कितना निकाला था 5, यानी कि क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर को उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई कितनी है h है ना, और यहाँ पर कोण कितना बन रहा है उन्नयन कोण नीचे से देखने पर 60 डिग्री और यहाँ से दूरी कितनी है 30 मीटर की। तो हम सीधे से हम जानते हैं कि p और b का फार्मूला हमें tan में मिलता है, तो हम वहाँ tan 60 डिग्री इज इक्वल टू h/30 कर देंगे और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3h/30। अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h इज इक्वल टू 30√3 मीटर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन होगा बी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PQ बराबर 3 सेंटीमीटर और PR बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो कोण Q पे। देखिए ये अस्पष्ट क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 27 एक स्पष्ट क्वेश्चन नहीं दे पाया है, क्योंकि यहाँ पर भुजा के बारे में बोल रहा है और कोण निकालने की बात कर रहा है, जो कि अच्छे से साबित नहीं कर पाया है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है एक वृत्त के कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त के कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो इसका बच्चे आप लोग उत्तर देंगे, ये एक्सरसाइज 10.2 में लिखा गया है, आप ध्यान से देखिएगा। एक्सरसाइज 10.2 में ये क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, तो आप वहाँ से बताएंगे, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताएंगे कि वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है, तो एक आध क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, छोड़ दिया जाए ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। एक बिंदु Q से एक वृत्त बना दिया हमने, और एक वृत्त में हमने एक बिंदु के बारे में वर्णन किया। एक बाहरी बिंदु है, हमने एक बाहरी बिंदु सोच लिया Q, एक यहाँ पर केंद्र तो आप जानते ही हैं। Q पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। एक स्पर्श रेखा हो गई, इसकी लंबाई कितनी है 24 सेंटीमीटर है। इसको हम लोग मिला देंगे। आप जानते हैं कि यहाँ पर कितना डिग्री कोण बनता है 90 डिग्री का कोण बनता है। Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। वृत्त की त्रिज्या मुझे निकालनी है कि वृत्त की त्रिज्या इस स्थिति में क्या हो सकती है ना।
तो हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस लगा देंगे और पाइथागोरस में मान लेते हैं ये O हो गया, यहाँ पर कुछ पॉइंट ले लेते हैं, सपोज T पॉइंट ले लेते हैं, तो मुझे OT निकालना है। तो OT निकालना है तो क्या करेंगे, चूंकि ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को आप कर्ण कहते हैं, तो 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, ये हमें OT का स्क्वायर मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर 625 और 24 को 576, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मुझे मिल जाएगा यहाँ पर 49 और 49। तो OT का स्क्वायर मुझे मिला 49, तो OT बराबर क्या मिल जाएगा, √49, 49 यानी कि 7 सेंटीमीटर ना, जो कि क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रहा है इसमें है, यदि एक बिंदु P से QOO केंद्र वाले एक किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। एक हम वृत्त ले लेते हैं ना, यहाँ पर एक बिंदु हमने लिया P, एक बिंदु हम यहाँ लेते हैं A, एक बिंदु हम ले लेते हैं B, यहाँ पर केंद्र है O ना। अब यहाँ से देखें, हमें जो क्वेश्चन दिया है इस प्रकार से है, PA और PB दो स्पर्श रेखाएं हैं जो 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। देखिए आप जानते हैं कि ये कोण और ये कोण दोनों 90 डिग्री के बराबर होता है, यहाँ भी 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ भी 90 डिग्री हो जाएगा ना, और ये कोण 80 डिग्री पर झुका हुआ ही है ना। यहाँ पर कोण कितनी है, 80 डिग्री। तो पहला काम होगा मुझे AOB निकालना होगा, ध्यान देंगे, मुझे कोण AOB ज्ञात करना होगा। तो हम मान सकते हैं कि एक चतुर्भुज है और चतुर्भुज में हम जानते हैं कि कुल कोण 360 डिग्री के बराबर होता है। तो तीनों कोणों को हम जोड़ करके घटा देंगे, यहाँ 90, यहाँ भी 90 है और ये 80 है, तो टोटल जोड़ेंगे तो मेरा कितना आ गया 260, यानी कि मेरे पास हो गया 100 डिग्री। तो कोण AOB का मान आया 100 डिग्री। तो मुझे पूछा है POA, ध्यान दीजिए POA यानी कि आधा भाग का, तो आधा भाग का पूछा है, तो मुझे कोण POA बराबर पूछा है। तो आप जानते हैं कि आधा कोण पूछा है तो 1/2 कोण AOB, तो 1/2 AOB कितना है 100 डिग्री, काट देंगे कितना आ जाएगा 50 डिग्री, यानी कि क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन होगा ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 इंटू πr²। तो देखें यहाँ पर थीटा की वैल्यू दी गई है 60 डिग्री बटे 360, पाई की वैल्यू कितनी दी गई है 22/7 जानते ही हैं, और r² मतलब 6 गुना 6। अब चाहें तो काट दीजिए, 6 से ये भी कट गया, आपके पास कितने आ गए 22 गुना 6/7। तो 22 को 6 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 31 का ऑप्शन होगा बी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है r त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण P डिग्री है। तो आप तो अभी तुरंत फॉर्मूला पढ़े थे, तो होना चाहिए था P/360 इंटू πr², तो यानी हमारा ये होना चाहिए था, पर यहाँ ऑप्शन में वैसे नहीं है, तो ऑप्शन थोड़ा चेंज है। तो ऑप्शन में क्या किया है, यहाँ 2 और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो यानी कि 360 में 2 से हम गुना करेंगे तो 720, यानी कि क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन होगा डी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 कहता है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, मान लेते हैं πr1² πr2² इज इक्वल टू बड़ा वाला यानी कि πr²। अगर हम सभी में से पाई कॉमन करेंगे तो पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, तो r² मतलब 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू r²। तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और 6 का स्क्वायर 36, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 100 ना। और जब हम यहाँ से r की वैल्यू निकालने जाएंगे तो √100 यानी कि 10 सेंटीमीटर, जो कि क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन होगा डी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 कहता है, क्वेश्चन नंबर 34 की सबसे बड़े बांस की लंबाई बताइए जब 12, 9 और 8 ऊंचे कमरे में रखी गई है। तो आप जानते हैं फॉर्मूला होता है L² प्लस B² प्लस H², किसी भी आयताकार भूखंड के विकर्ण का ना। तो हम जानते हैं कि विकर्ण रूप से यानी किसी भी कमरे के अंदर में कोई वस्तु को रखना है या किसी लंबी वस्तु को रखना है तो उसके लिए मुझे विकर्ण का प्रयोग करना चाहिए ना। तो इस स्थिति में हम 12 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर जोड़ 8 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, 9 का स्क्वायर कितना होगा 81 और 8 का स्क्वायर 64, सभी को जोड़ देंगे 9 8 और यहाँ आ गया
2, यानी कि √289। तो √289 का वैल्यू किसके बराबर होगा? 17 मीटर के, यानी कि क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन होगा बी। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंब वृत्तीय बेलन का आयतन क्या होगा? तो आप जानते हैं बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर यानी कि 7 गुना 7, और ऊंचाई कितनी दी गई है? 5। 7 से 7 कट गया तो यहाँ आ जाएगा 22 गुना 7 गुना 5। तो 22, 7 और 5 को गुना करेंगे तो 7 × 5 = 35, 22 यानी कि 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन होगा डी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोला। आप जानते हैं गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो पहले वाले के लिए हम पाई r1 क्यूब कर देते हैं, 4/3 पाई r2 का क्यूब, फिर इसके बाद 4/3 पाई r3 का क्यूब इक्वल टू बड़ा गोला बनाया गया तो 4/3 पाई r क्यूब। तो सब में से हम 4/3 पाई को कॉमन कर देंगे तो आपस में वो कट जाएंगे और मेरे पास सिर्फ r क्यूब बचेगा, यानी 6 का क्यूब बचेगा, 8 का क्यूब बचेगा, 10 का क्यूब बचेगा इज इक्वल टू बड़े वाले r का क्यूब ना। तो 6 का क्यूब कितना होता है? 216, 8 का कितना होता है? 64 और 10 का क्यूब कितना होता है? 1000 बराबर r क्यूब। यानी कि अगर हम सभी को जोड़ दें तो r क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 1728 ना। अब हम 1728 का क्यूब रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 1728 का 12। आप सभी को तो आता होगा निकालने के लिए। इसके लिए क्यूब रूट अब निकालने का आप जो जानते हैं गुणनखंड विधि से आप इसे तोड़ दीजिएगा तो कितना आएगा? 12 सेंटीमीटर, यानी कि 36 का ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है यदि माध्य बराबर 60 और माध्यिका बराबर 50 तो बहुलक होगा। आपने पढ़ा है एक फार्मूला होता है 3 माध्यक घटाव 2 माध्य बराबर बहुलक। अगर उस फार्मूले का उपयोग हम यहाँ पर करते हैं तो 3 माध्यिका कितना हो जाएगा? 50, माध्य कितना है? 60 बराबर बहुलक। आप इसे सॉल्व करेंगे तो 30 × 5 = 150, 6 दूनी के 12 120 बराबर बहुलक। तो बहुलक का जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है? 30 आ रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है यह किस प्रकार का तोरण है? तो कुछ देखना नहीं है, बस अंतिम बात यहाँ देखिए क्या लिखा है। तो यह निम्न सीमा दिया है, तो निम्न सीमा दिया है तो यह सीधे सीधे हो जाएगा से अधिक प्रकार का तोरण है, यानी कि 38 का बी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो आप एक बात याद रखेंगे, प्रायिकता में चाहे कुछ भी क्यों ना हो, सब कुछ हो सकता है, बस वो ऋणात्मक नहीं हो सकता है यानी कि ऑप्शन बी होगा। 39 का ऑप्शन होगा बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है। तो आप जानते हैं कि प्रायिकता का मान, प्रायिकता घटना घटने की संभावना और घटना नहीं घटने की संभावना दोनों का मान का कुल योग होता है 1। और तो यहाँ कह रहा है जीतने की प्रायिकता 0.62 है, तो घटना नहीं घटने की यानी कि PE बार बराबर क्या होगा? तो 1 - 0.62। जब इसे आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 0.62 को घटाने के बाद आ जाएगा 0.38, जो कि हमारे ऑप्शन में ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन बी। ओके, इसमें इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।